आज हम लोग देखेंगे विज्ञान का एक मॉडल पेपर जिसमें हम लोग 40 वीवीआई क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा में 450 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। दोस्तों किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है वो धनात्मक लिया जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। दोस्तों लेंस के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि f बराबर r/2 होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। दोस्तों किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ए में हवा, बी में जल, सी में शीशा और डी में हीरा। तो देखिए किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और दोस्तों आप लोग बताइए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना है। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, और नहीं जानते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। दोस्तों सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। इसको आप लोग याद रखिए। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो देखिए किसी प्रिज्म से जो श्वेत रंग है वो गुजरने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो उसमें से सबसे कम लाल रंग झुकता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और सबसे अधिक होता है बैगनी रंग। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए छठा क्वेश्चन कहता है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष को किस लेंस की सहायता से ठीक किया जाता है, तो निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए सातवां क्वेश्चन कहता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, यानी कि जो विद्युत का प्रतिरोध होता है, किसी भी चालक में प्रतिरोध होता है, वह किस पर निर्भर करता है, यही आपको बताना है। तो देखिए जो चालक का प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर निर्भर करता है। उसके बाद अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखिए ये क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए कि कोई चालक इस तरह से है और ये जो मोटाई होता है ना, इसी के जो क्षेत्रफल होता है इसी को कहा जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इस पर भी जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को घटाएंगे तो प्रतिरोध है वो क्या होगा, घट जाएगा। और उसके बाद देखिए दिया हुआ है सी में चालक की पदार्थ की प्रकृति पर। तो देखिए प्रकृति पर भी निर्भर करता है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए आठवां क्वेश्चन कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। दोस्तों विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। दोस्तों 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर याद रखिए कि 3.6 और 10 के पावर कितना होता है, 6। तो दोनों 6 से याद रखिएगा तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह से भी इसको आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला कहता है कि विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। तो देखिए ये तो सही है, यह गलत नहीं है। उसके बाद देखिए कहता है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये भी कथन है वो सत्य है। उसके बाद सी देखिए कहता है कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। तो देखिए ये भी सही है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होता है वो परस्पर
कभी नहीं काटता है, तो ये भी सही है। अब डी दिया गया है कि हरे विद्युन्मय रोधन वाला तार प्रायः कहता है हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है। अब देखिए विद्युन्मय तार किसको कहते हैं, तो देखिए हम लोग घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी खींचते हैं वो दो तार के माध्यम से खींचते हैं। एक में होता है न्यूट्रल, यानी कि जिसको बोलचाल की भाषा में अर्थिंग कहते हैं, और दूसरा होता है जिसमें करंट होता है विद्युन्मय तार, तो इसी को विद्युन्मय तार कहा जाता है। तो देखिए कहता है कि हरा रोधन, अब देखिए रोधन क्या होता है, तो जो तार पर कवर चढ़ा हुआ रहता है उसी को रोधन कहा जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हरा विद्युत रोधन है तो वह विद्युन्मय तार होगा। ऐसे तो प्रायः हम लोग लाल विद्युन्मय जो होता है, जो लाल रोधन वाला तार होता है उसको हम लोग जो विद्युन्मय तार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आंसर होगा वो हमारा सही उत्तर होगा, ये जो कथन है वो गलत है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा, जो बायां हाथ का मध्यमा जो उंगली होता है वो किसकी दिशा को बतलाता है, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा विद्युत धारा की दिशा। अंगूठा बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा होता है तर्जनी उंगली, और जो मध्यमा होता है वो विद्युत धारा की दिशा को बतलाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कहता है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग कैसे जान सकते हैं, तो देखिए मान लीजिए कि यह एक चुंबक है, यह इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, चुंबक के भीतर। अब देखिए चुंबक का बाहर होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, तो इस तरह से इसका दिशा होता है। और चुंबक के यहाँ पर भीतर कहा गया है, तो भीतर में होता है साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी कि इस तरह से जाता है और इस तरह से वापस आ जाता है। तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, यानी कि अंदर अगर कहेगा तो हो जाएगा दक्षिण से उत्तर, और अगर बाहर कहेगा तो उत्तर से दक्षिण होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड भी लगा करके बना सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है, तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा यूरेनियम, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। दोस्तों काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है, तो काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, इसी को कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी का कन्फ्यूजन रहता है। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है। कहता है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, यानी कि देखिए क्या होता है, जल का जब विद्युत अपघटन कराया जाता है इसमें एनोड और कैथोड डाल करके इसमें बैटरी से जब जोड़ा जाता है तो इसको विद्युत क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। तो इसमें एक रोड को हम लोग कहते हैं एनोड और दूसरा रोड को कहते हैं कैथोड। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि कैथोड पर, तो कैथोड पर होता है हाइड्रोजन गैस और एनोड पर होता है ऑक्सीजन गैस। अब देखिए इसको आप लोग याद कैसे रखेगा। देखिए ए से होता है एनोड, अ से एनोड हो गया, और ऑक्सीजन भी अ से है, यानी कि एनोड कहेगा तो ऑक्सीजन, और एनोड होगा ऑक्सीजन पर और कैथोड होगा हाइड्रोजन पर। देखिए ए से ऑक्सीजन और अ से होता है एनोड, तो एनोड कहेगा तो ऑक्सीजन और अगर कैथोड कहेगा तो हाइड्रोजन। तो इसको आप लोग सिंपल इस ट्रिक से याद रखिए, दोनों का अ मिलाना है, अ से ऑक्सीजन और अ से एनोड, देख लीजिए। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों बेकिंग सोडा, इसी को खाने वाला सोडा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसी को कहा जाता है। इसका सूत्र होता है NaHCO3, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 17 नंबर सवाल बहुत ही आसान है। कहता है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दोस्तों कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो आपका ऑप्शन दिया गया है ए में अम्ल, बी में दिया गया है क्षार, सी में दिया गया है लवण और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम बहुत वीडियो में कवर किए हैं और उम्मीद करता हूं कि इसका उत्तर आपको मालूम होगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि 17 का सही आंसर क्या होगा और आप लोग बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर लाना चाहते हैं,
यानी कि 400 लाना है आपको, 450 नंबर लाना है या फिर 480 नंबर लाना है, आप लोग कमेंट कीजिए। उसी के अनुसार जो MCQ का वीडियो है वो अपलोड करेंगे ताकि आप लोग उतना नंबर आसानी से ला सकें। चलिए उसके बाद आइए देखिए, कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी को कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो pH मान होता है वो होता है 10.5, यानी कि 10 से 12 के बीच में रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 10.5। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, कहता है कि निम्न में कौन अधातु चमकीला है। दोस्तों अधातु कौन सा चमकीला होता है, तो आयोडीन होता है। और आयोडीन कहाँ पाया जाता है, तो जो हम लोग खाने वाला नमक जो इस्तेमाल करते हैं उसमें आयोडीन पाया जाता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेघा रोग, यानी कि गले में जो घेघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। तो इसको आप लोग याद रखिए। चलिए उसके बाद आइए 20वां क्वेश्चन में देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है कौन सा, सोडियम। उसके बाद होता है पोटेशियम। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सोडियम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कहता है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ऑक्सीजन परमाणु को जो बाहरी कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि बाहरी कक्षा में हो जाएगा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। उसी प्रकार से कोई भी अगर एलिमेंट का कहेगा कि बाहरी कक्षा में कितना निकालना है, जैसे फास्फोरस का होता है 15, फास्फोरस का कितना होता है 15, तो पहली कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में कितना हो जाएगा 5, यानी कि बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रोकार्यात्मक समूह है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होगा। तो देखिए ब्यूटेनॉन है, यानी कि यह किसका फंक्शनल ग्रुप है, तो कीटोन का। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, कीटोन। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, कहता है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन के 2 अणु अगर रहेगा तो इसके बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिआबंध ट्रिपल बॉन्ड। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, कहता है कि एल्किन का सामान्य सूत्र। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, इसमें भी बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए एक होता है एल्केन, पहला होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्किन और तीसरा होता है एल्काइन। तो अगर एल्केन कहेगा तो +2 आपको याद रखना है, एल्किन कहेगा तो +2 फिर रखना है 0 और एल्काइन कहेगा तो -2। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर पूछा है एल्किन, तो सिर्फ यहाँ पर 2n हो जाएगा, इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं रहेगा। एल्किन कहेगा तो CnH2n। अगर एल्काइन कहता तो -2 लगाते, यानी कि 2n - 2, और एल्किन कहता तो 2n + 2 लगाते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखिए, इस तरह के एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आते हैं। एल्किन कहेगा तो कुछ नहीं लगाना है, एल्काइन कहेगा तो -2 और एल्केन कहेगा तो +2। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न है देखिए, कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है। तो देखिए आवर्त की संख्या कितना है, 7 और वर्गों की संख्या होता है 18। तो इसको आप लोग याद रखिए। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। कहता है कि समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं का आकार में क्या परिवर्तन होता है। समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो जो परमाणु का साइज होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि जैसे ही हम लोग पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का साइज होता है वो बढ़ता है, क्योंकि देखिए किस तरह से परमाणु संख्या के आधार पर जो पीरियोडिक टेबल सजाया गया है। तो जिसका परमाणु संख्या कम है उसका साइज छोटा है, यानी कि हाइड्रोजन पहले है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब छोटा है। और जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे तो क्या होगा, परमाणु का साइज होगा वो बढ़ता जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, कहता है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। दोस्तों इमल्सीकृत वसा यानी कि इमल्सीकृत जो फैट होता है इसका पाचन कौन करता है। तो देखिए इसका जो पाचन करता है वो लाइपेज करता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इमल्सीकृत वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज करता है।
चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न है। देखिए कहता है कि सामान्य प्रकुंचन रक्तचाप होता है। सामान्य प्रकुंचन रक्तचाप कितना होता है? 120 mm। देखिए रक्तचाप कहेगा तो 120/80 इस तरह से होता है, 120/80 होता है। तब प्रकुंचन कहेगा तो 120 और डायलिसिस कहेगा तो 80। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है। अगर जल कहेगा तो जाइलम के द्वारा, और भोजन इसको आप लोग फल मानिए तो फल कहेगा तो फ्लोएम और जल कहेगा तो जाइलम। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। कहता है कि उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। यानी कि कलम जो होता है, पौधे का जो टहनी होता है उसके द्वारा पेड़ तैयार हो जाता है। तो देखिए गुलाब का जो कलम होता है उसको लगा दीजिएगा तो एक नया गुलाब का पेड़ तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गुलाब। चलिए उसके बाद आइए। देखिए कहता है कि कालाजार बीमारी रोगजनक के कारण, है कालाजार जो बीमारी होता है यह किसके कारण होता है? तो लेशमानिया के कारण होता है। कालाजार होता है लेशमानिया के कारण, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? तो जो गुलाब का फूल होता है वे द्विलिंगी होता है, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए। कहता है कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। दोस्तों मानव में घ्राणग्राही ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किस में होता है? तो नाक में होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। कहता है कि हमारे शरीर में सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। तो हमारे शरीर में जितने भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं वह प्रमस्तिष्क से यानी कि सेरिब्रम से क्या होता है? नियंत्रित होता है। इसको आप लोग याद रखिए, कहीं पर आपको सेरिब्रम दे देगा और कहीं पे आपको प्रमस्तिष्क दिया रहेगा, तो आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है वो कहाँ स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से, यानी कि इसी को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 37वां क्वेश्चन कहता है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में लिंग गुणसूत्र कौन होता है? तो XX होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? यानी कि जैव निम्नीकरण कचरा कौन सा है? तो प्लास्टिक, थर्मोकोल, पॉलीथीन और टिश्यू पेपर। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो टिश्यू पेपर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है कि आहारा तथा पाइन, तो आहार और पाइन कहाँ का जल संग्रहण व्यवस्था है? तो बिहार का है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए 40वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन करने के लिए RRR का सिद्धांत कोई दिया है। RRR का सिद्धांत दिया है, यानी कि एक आर मतलब होता है रिड्यूज, रिसाइकल और रीयूज, यानी कि कम उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप लोग 10वां के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को कम से कम अपने 20 दोस्तों में अवश्य शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका